यदि आप एसएससी, बैंक, रेलवे, डिफेंस या राजस्थान भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आज ही लहर क्लासेज को सब्सक्राइब कीजिए। ख्वाब जिनके ऊंचे और मस्त होते हैं, इम्तिहान भी उनके जबरदस्त होते हैं, हौसले भी उनके कई बार पख्त होते हैं, लेकिन साथियों वो तो जुनून की आग में मदमस्त होते हैं। नमस्कार साथियों, राम राम सा खम्मा घणी, स्वागत है आप सभी का लहर क्लासेज पर। सपने होंगे सच वंस मोर ओके। ख्वाब जिनके ऊंचे और मस्त होते हैं, इम्तिहान भी उनके जबरदस्त होते हैं, हौसले तो कई बार उनके भी पख्त होते हैं, लेकिन वो तो जुनून की आग में मदमस्त होते हैं। तो साथियों स्वागत है आप सभी का लहर क्लासेज पर। संघर्ष अभी जारी है, सपने होंगे सच। साथियों एक बार फिर से आ चुकी है देवनागरी एक्सप्रेस। बिल्कुल हाँ, देवनागरी एक्सप्रेस आ चुकी है। धधकते अंगारों के से चार्ज चल रही है भाई, धधकते अंगारों से चल रही है। तो एक बार क्या करेंगे, आप सभी भाई बहन जुड़ जाएंगे और अपने और भी भाई बहनों को जोड़ देंगे ताकि वो भी इस सफर का आनंद ले सके। आज हम क्या करने वाले हैं साथियों, देवनागरी एक्सप्रेस है तो नाम से पता ही भाई, देवनागरी हिंदी की क्या है, लिपि है। इनके हम हिंदी व्याकरण के अंदर आज मॉडल पेपर नंबर 3 कर रहे हैं। आप कहेंगे इससे पहले 2 मॉडल पेपर, बिल्कुल इससे पहले हिंदी के 2 मॉडल पेपर हम कर चुके हैं। ये हमारा क्या है, तीसरा मॉडल पेपर है जिसको हम आज सॉल्व करने वाले हैं। 30 क्वेश्चन है, देखते हैं यहां से आपके कितने आंसर सही होते हैं। तो इसका पता कैसे चलेगा, आप एक पेन और पेपर ले लेंगे और अपना स्कोर नोट करते रहेंगे कि आपके कितने प्रश्न सही होते हैं। तो आज जो हमारा हिंदी का है, कौन सा मॉडल पेपर, हिंदी का आज हमारा हिंदी व्याकरण का तीसरा मॉडल पेपर है जिसको हम हल करने वाले हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट अच्छे क्वेश्चन है जो एग्जाम में आए हुए हैं। 28 प्लस आंसर यहां पे आपके राइट होने ही चाहिए, ये टारगेट है। जिस दिन ये टारगेट आपका, आप इस टारगेट से ऊपर चले जाए 28 प्लस, देखिए क्या हुआ 28, ये तो कम से कम आए तभी मानना है कि हमारा टारगेट पूरा हो रहा है। फिर 2 आगे प्लस है, यानी कि 2 प्लस और यानी कि 30 में से 30 का टारगेट लेके चलो 28 आएंगे। क्या करना है, हाँ ऐसे टारगेट रखना है भाई अपना। तो टारगेट रखने के साथ साथ क्वेश्चन का आंसर भी तो देना पड़ेगा। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने 100 हो चुका है, मां लक्ष्मी का नाम आया है तो आंसर सही ही आना चाहिए। लक्ष्मी का समानार्थी शब्द है, लक्ष्मी का समानार्थी शब्द कह सकते हैं आप। फिर ऐसे समझने की भाषा में कह दीजिए कि पर्यायवाची शब्द कौन सा है, किसका, लक्ष्मी का। बताएंगे मेरे भाई बहन यहां से। एक बार सभी साथियों के साथ लिंक शेयर कर दीजिएगा ताकि क्या वो भी जुड़ सके। तो लक्ष्मी का समानार्थी शब्द क्या होगा वो आपको यहां पे पूछा गया है। तनु होगा, भारती होगा, रमा होगा या अबला होगा। मैया लक्ष्मी, लक्ष्मी माता को और क्या कहा जाता है, किन नामों से पुकारा जाता है। बिल्कुल यहां पे जो रमा बता रहे हैं वो क्या है, सही है। लक्ष्मी को रमा भी कहा जाता है। क्या कहा जाएगा, लक्ष्मी का ही समानार्थी या पर्यायवाची शब्द है क्या, रमा। तो यहां पे जिस भी भाई भाई ने सी आंसर बताया है क्या है, बिल्कुल सही है। और मैं क्या ईश्वर से निवेदन करूंगा कि सरस्वती मैया के साथ साथ आपके ऊपर लक्ष्मी मैया की भी क्या मेहर बनी रहे, मेहरबानी बनी रहे। तो सी वाले भाई बहन यहां से क्या हो गए, एकदम करेक्ट हो गए हैं। अब हम चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या पूछ रहा है, शुष्क का विलोम है। साथियों एक शब्द दिया गया है शुष्क, क्या, शुष्क। इसका अर्थ निकालिएगा, फिर आपको इसका विलोम शब्द अपने आप पता चल जाएगा कि शुष्क का विलोम क्या हो जाएगा। शुष्क है, थोड़ा सा क्या है, शुष्क है। और क्या होगा, हाँ वैसे यह देखिएगा, नाम शुष्क बोलते ही सामने वाला अपने आप नाम आ जाएगा। क्या आर्द्र होगा, निर्जीव होगा, निष्क्रिय होगा या अज्ञात होगा। शुष्क का विलोम क्या हो जाएगा। मैं आपके यहां से कमेंट देख पा रहा हूं, ठीक है, बिल्कुल सभी के कमेंट देख पा रहा हूं। बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है साथियों आपका। यहां पे शुष्क का विलोम आर्द्र, बिल्कुल जो भी ए बता रहे हैं वो क्या है, सही है। शुष्क का विलोम क्या हो जाएगा, आर्द्र हो जाएगा। आपने पढ़ा होगा राजस्थान जीके के अंदर, राजस्थान का सबसे शुष्क जिला, शुष्क स्थान, आर्द्र जिला, वर्षा वाला स्थान। तो आपके अगर बेसिक जानकारी है तो भी ऐसे प्रश्नों के आप क्या आंसर सही कर देंगे। शुष्क का विलोम क्या हो जाएगा, आर्द्र हो जाएगा। जिसने भी ए आंसर बताया है वो भाई बहन क्या हो जाते हैं, यहां से वो भाई बहन यहां से सही हो जाते हैं। तो अब चलते हैं हमारे अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहां पे आपसे क्या पूछा जा रहा है, जिसका मन, क्या ये जसिका नहीं है, क्या है, जिसका है कर्सर मिस्टेक है। अब तो आपको कई दिन हो गए भाई कर्सर मिस्टेक हुए, तो अब तो आपको आराम से पता चल ही गया होगा कि क्या मामला है। जिसका मन व ध्यान दूसरी तरफ हो उसे क्या कहेंगे। साथियों क्या है, जिसका मन और कहीं है, दूसरी जगह है। क्या, जिसका मन या ध्यान क्या है, जहां पे फोकस है वहां पे नहीं है, दूसरी जगह है, तो उसको क्या कहेंगे। जिसका मन और ध्यान क्या है, दूसरी तरफ है, उसे क्या कहा जाएगा। अन्यमनस्क, अन्यमनस्क या फिर क्या कहा जाएगा, तटस्थ, दूरदर्शी या निष्पक्ष, क्या कहेंगे उसको।
अन्यमनस्क कहेंगे, तटस्थ कहेंगे, दूरदर्शी कहेंगे या निष्पक्ष कहेंगे? किसको? जिसका मन क्या है, मन और ध्यान दूसरी तरफ है, जिसका मन और ध्यान क्या है, पास में क्या कर रहा है भैया दीदी, पास में क्या कर रही है, वहां पे है, क्लास के अंदर नहीं है, तो उनको आप क्या कहेंगे? अन्यमनस्क कहेंगे। अन्यमनस्क, क्या? अन्यमनस्क, ऐसे बोलना, अन्यमनस्क। क्या कहेंगे? अन्यमनस्क कहेंगे। यानी कि आपका यहां से ए आंसर क्या है? राइट है। अन्यमनस्क कहीं दूसरी तरफ है, क्या है? कहीं दूसरी तरफ है मन, तो क्या कहेंगे? अन्यमनस्क कहेंगे। यानी कि ए आंसर आपका यहां पे क्या होता है? राइट। आपको अपना ध्यान दूसरी तरफ नहीं रखना है, बिल्कुल पूरे मनोयोग से, पूर्ण मनोयोग के साथ क्या क्लास के अंदर ध्यान रखना है, अच्छे से ऐसे प्रश्नों को समझना है ताकि एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाओ। तो यहां पे आपका ए आंसर जिसने भी बताया वो क्या है? सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। भाई क्या बात है, बर्बाद हो गया है पूरी तरह से, तो अब उसको आप क्या कहेंगे? जो पूरी तरह से क्या हो चुका है? बर्बाद हो गया है। आगे खाई है पीछे कुआ, आगे खाई के पीछे कुआ, या पीछे कुआ आगे खाई, जो भी कहो, ठीक है। आगे खाई पीछे कुआ, तो बताओ जो पूरी तरह क्या हो गया? बर्बाद हो गया है, कुछ भी नहीं रहा है अब उसके पास, तो क्या कहेंगे आप? ठीक है, वो तो विपदा में पड़ता है, लेकिन यहाँ पे दूसरा है, ठीक है। एक शब्द पूछा गया है, मैं आपको वैसे थोड़ा सा हिंट के लिए बता रहा था कि ऐसे समझना है, बाकी यहाँ पे आपको एक शब्द पूछा गया है कि जो पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है उसे हम क्या कहेंगे? पंचानंद कहेंगे। भाई बर्बाद हो गया, काय का पंचानंद? उर्वरा कहेंगे, ध्वस्त कहें, खंडित कहें? आपका यहाँ पे कंफ्यूजन होगा कि उसको ध्वस्त कहा जाए या खंडित कहा जाए। साथियों वो टूटा नहीं है, वो क्या हुआ? बर्बाद हुआ है। क्या हुआ है? बर्बाद हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या राइट होना चाहिए? सी राइट होना चाहिए। जो पूरी तरह से बर्बाद हो जाए उसे क्या कहा जाता है? ध्वस्त कहा जाता है। तो सी आंसर वाले भाई बहन यहां से क्या हो गए? सी आंसर वाले भाई बहन यहां से राइट हो गए। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5वां, गज भर की छाती। वाह क्या बात है, गज भर की छाती होना, मुहावरे का क्या अर्थ हो जाएगा? एक मुहावरा दिया गया आपको, बहुत ही अच्छा सा मुहावरा है भाई, ठीक है। हाँ, यूं क्या रोम रोम खड़ा हो जाना चाहिए। गज भर की छाती होना, क्या है कि इसकी तो छाती है गज भर की, तो क्या होगा इस मुहावरे का अर्थ? गौरव से भरा होना, पीछे पड़ जाना, कोई प्रिय वस्तु होना या दृढ़ निश्चय लेना। साथियों गज भर की छाती होना यानी क्या होना? गौरव से भरा होना। छाती क्या है? चौड़ी है, सीना क्या है? चौड़ा हो रहा है, इनकी क्या हो रहा है? गर्व हो रहा है। उसी प्रकार गज भर की छाती होना इनकी क्या? गर्व से भरा होना। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपका क्या आंसर हो जाएगा? ए आंसर राइट हो जाएगा। गज भर की छाती होना इनकी क्या हो जाएगा? गर्व से भरा होना। तो जिसने भी ए आंसर बताया मेरे भाई बहन ने, वो क्या हो गए? सही हो गए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अनेक शब्द में कौन सा उपसर्ग है? आप कहोगे कौन सा शब्द? अनेक शब्द, अनेक बहुत सारे शब्द होते हैं, बताओ ना भाई एक शब्द। अब भाई ये शब्द ही है, क्या है? अनेक। आपको शब्द ही दिया हुआ है अनेक, इस अनेक के अंदर उपसर्ग कौन सा लगा हुआ है वो आपको पूछा गया है। अनेक शब्द में कौन सा उपसर्ग होगा वो आपसे पूछा गया है। तो यहां पे बताएंगे अनेक शब्द के अंदर कौन सा उपसर्ग हो जाएगा। अन धन एक से बना है, अधन नेक से बना है, अनुधन क्या? अनुधन संधि वगैरह हुई है क्या? देख लीजिएगा। या फिर अव से कुछ देखिएगा। अब आपको यहां से डायरेक्ट एक तो पता चल गया, अनु और अव का इसमें कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। हाँ, डायरेक्ट दो को क्या कर दो? डेड बॉडी बना दो उसी जगह। दो ऑप्शन को कहो भाग साला यहां से, ठीक है। कंफ्यूज करने के लिए आया मेरे को। ये दो तो क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। अब अन रा और अ रा। अब सोचिएगा अन धन एक से बनेगा क्या? यानी कि ऐसे सोचिए, अन आएगा फिर एक, अन एक से अनेक बनता है क्या? या फिर अधन नेक, अनेक, अनेक कैसे बनता है? अनेक। अब सोचेंगे आप तो आपको पता चल जाएगा कि यहां पे आपका कैसे बनने वाला है। अन आएगा, क्या आएगा? अन उपसर्ग एक, अन एक, अन एक, ऐसे बोलेंगे तो पता चल जाएगा अन एक, यानी कि अन उपसर्ग आ रहा है। क्या आ रहा है? अन उपसर्ग आ रहा है। तो यहां पे जिसने भी अनेक शब्द के अंदर कौन सा उपसर्ग बताया है? अन उपसर्ग बताया है, वो क्या है? राइट है। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर आपका ए ऑप्शन क्या होता है? सही होता है। ए विकल्प को लॉक किया जाता है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिएगा, बिल्कुल कमेंट आ रहे थे आपके कि ए को लॉक किया जाए। आयात शब्द में निरुपसर्ग जो लगाने से बनेगा। साथियों जो आयात है, इस आयात के अंदर निरुपसर्ग लगाएंगे तो क्या बनेगा? आप कहोगे देखिए, एक तो आयात निर बन सकता है या निर आयात। अब सोचना, अगर कुछ कहेंगे प्रत्यय या उपसर्ग में कंफ्यूज होगा तो आपका आयात निर बनेगा। उपसर्ग कहाँ है? तो उपसर्ग कहाँ लगता है? आप कहेंगे ये उपसर्ग हो रहा था और ये प्रत्यय हो रहा था। ये क्या है? 3 है, ये क्या है? 4। 3 पहले आता है या 4 पहले? आप कहोगे 3 पहले आता है, तो पहले लगेगा कौन? 3 वाला, यानी कि कौन? उपसर्ग। यानी कि उपसर्ग क्या लगता है? पहले। कि निर कहां लगाना है? आयात के आगे, तो निर आयात हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निरायत। तो अब निरायत या निरायत या निर्यात क्या होगा? सही कौन सा बनेगा वो आपसे पूछा। पता तो चल गया कि निरायात होगा, लेकिन अब सही क्या बनने वाला है? निरायात बनने वाला, निर्यात, निर्यात या निर्यात बताएंगे।
सही कौन सा बनेगा? आयात बाहर से माल आता, निर्यात बाहर भेजते हैं, तो बिल्कुल कौन सा बन जाएगा? क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर जो बी बता रहे निर्यात होगा, ये वाला बनेगा। क्या बनेगा? निर्यात बन जाएगा। आयात में निर उपसर्ग जोड़ने से क्या बनेगा? यहाँ र आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा और आयात यानी निर्यात बन जाएगा। निर्यात कहेंगे हम, क्या कहेंगे? निर्यात नहीं, निर्यात कहेंगे। क्या कहेंगे? निर्यात कहेंगे। यानी बी आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। अमानवीयता शब्द में कौन सा प्रत्यय है? बहुत ही सिंपल है, सरल है, ठीक है। अमानवीयता शब्द के अंदर प्रत्यय कौन सा लगा हुआ है वो आपसे पूछा जा रहा है। प्रत्यय क्या बाद में लगेगा? क्या करेगा? बाद में लगेगा। कि लास्ट में क्या आ रहा है? 2 अक्षर पकड़ लो, लास्ट में पता चल जाएगा। ये ता, यानी कि ये ता, तो आप कहेंगे अ तो कहीं है, इसका रोल ही नहीं है। इत का भी कहीं रोल ही नहीं है। ये तो वहां पे आ रहा, कहीं रोल नहीं। अरे यार, यहाँ तो तीनों कट गए। क्या? तीनों को आपने गोली मार दी ना, इनको डेड बॉडी बना दी। यहाँ पे तो आपका एक ही रहा था, तो अमानवीयता कि अमानवीय धनता, अमानवीय है, कोई क्या है? अमानवीय है, और उसकी विशेषता बताई जाएगी तो अमानवीयता हो जाएगा, यानी कि ता प्रत्यय लग जाएगा। तो अमानवीयता के अंदर कौन सा प्रत्यय? आप कहेंगे ता प्रत्यय है। तो क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ये सबसे सरल प्रकार के क्वेश्चन है। कैसे? ये सबसे इजी प्रकार के क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे क्या तीनों के तीनों आपके कट रहे हैं, ओनली फॉर एक ही बच रहा है, तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हो रहा है, डायरेक्ट आंसर मार सकते हैं। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पर, तो देखिएगा इत प्रत्यय से कौन सा शब्द बनेगा? आपको 4 ऑप्शन दिए गए, ठीक है। मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत आपके लिए होगा, हाँ इधर इधर क्या पेन चलेगी, आपको प्रश्न पे ध्यान रखना है। इत प्रत्यय में कौन सा शब्द दिया गया है वो बताना है। क्या? इत प्रत्यय में कौन सा, अच्छा हाँ, शब्द दिए गए आपसे 4 और पूछा कौन से शब्द में इत प्रत्यय लगा हुआ है। इत प्रत्यय, प्रत्यय क्या लगता है? पीछे, तो इसके पीछे इत आया कहीं? नहीं, इत नहीं, इत यस, ये तन आ रहा है, इत कहां आ रहा है, यानी कि आपको पता चल गया। देखिए पहले तो पहचानिएगा कि कहीं इत की ध्वनि निकल रही है क्या। अगर निकल रही, 2 चारों में निकल रही है तो अच्छे से देखिएगा, लेकिन प्रत्यय है तो इत की ध्वनि निकलेगी तो इत तो होगा ही। यानी कि यहाँ पे प्रचलित के अंदर क्या लिखा हुआ है? प्रचलित के अंदर आपका क्या लगा हुआ है? इत प्रत्यय लगा हुआ है। प्रचलित में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? आप कहेंगे प्रचलित में इत प्रत्यय लगा हुआ है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी क्या होता है? सही होता है। क्वेश्चन नंबर 9 में सी होता है। हौसला बनाए रखना है। क्या? हाँ, हौसले भले ही पक्त हो जाए, लेकिन क्या हौसले पक्त होंगे, लेकिन जुनून की आग में क्या रहना है? मदमस्त रहना है। अच्छे तरीके से पूरे जोश और जुनून के साथ पढ़ना है भाई, ठीक है। ऊंचाई शब्द में कौन सा प्रत्यय है? बताएंगे। ऊंचाई एक शब्द दिया गया, ऊंचाई, इसमें प्रत्यय पूछा है। बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन आया यार आज तो। ऊंचाई शब्द के अंदर कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय क्या लगते हैं? पीछे लगते हैं, ठीक है। तो पीछे यानी कि यहां पे चेक करो इसको, आई, ऊंचाई, ऊंचाई, आई क्या आ रहा है? एक तो आई नहीं रहा है, इत भी नहीं आ रहा है, आपके पास 2 रहे, ई और आई। क्या? 2 रहे। ये होते हैं प्रश्न, ये लेवल के प्रश्न कहे जाते हैं। 2 तो हर जगह कटेंगे, लेकिन 2 क्या? 2 रहते हैं, तो उन दोनों में से हमें क्या करना पड़ता है? चयन करना पड़ता है। 4 तो दिखाने के लिए दिए जाते हैं, ठीक है। रहते हैं कितने हैं? 2 रहते हैं। तब ई होगा या आई होगा? तो अब सोचिएगा, ऊंच आई या ऊंचा ई, ऊंचा ई, ऐसे एक एक को थोड़ा सा गैप करके छोड़िएगा और समझिएगा। ऊंचाई, अगर आई हो तो ऊंच आई, ऊंच आई, या फिर ई हो तो ऊंचा ई, ऊंचा आई। क्या राइट हो रहा है? आप कहेंगे आई वाला ठीक बैठ रहा है। बिल्कुल आई वाला क्या ठीक बैठेगा? आई वाला ठीक बैठ रहा है। ऊंच आई यानी कि ऊंचाई, आई प्रत्यय हो रहा है। कौन सा प्रत्यय? आई प्रत्यय हो रहा है। यहां पे क्या लगा हुआ है? आई प्रत्यय लगा हुआ है। तो आपका ऑप्शन कौन सा राइट होगा? बी राइट होगा। क्या होगा? बी। क्या ई हो सकता है? ऊंचा धन ई नहीं होगा क्या? ऊंचा और ई प्रत्यय लग दिया, ऊंचाई या फिर ऊंचाई। कौन सा राइट हो जाएगा? ठीक है, कंफर्म करके बताएंगे। क्या कंफर्म करके बताएंगे? आई प्रत्यय होगा। कौन सा होगा? आई प्रत्यय। तो क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर आपका बी आंसर सही होता है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जंगल का पर्यायवाची शब्द है जंगल, ठीक है, हाँ, कानन वगैरह, ठीक है, वन। तो उसका और एक पर्यायवाची शब्द यहां पे मिला हुआ है आपको, वो कौन सा है वो आपको बताना है। जंगल का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? अरण्य, अंशुमाली, अंबिका, शिवा। बताएंगे साथियों, जंगल का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? जंगल का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? अरण्य, अंशुमाली, अंबिका, शिवा। क्या बात है, धड़ाधड़ से आंसर आ रहे हैं, वो भी क्या? बिल्कुल सही, अरण्य राइट हो जाएगा। जंगल का पर्यायवाची शब्द क्या है? अरण्य हो जाएगा। तो जो भी यहां से भाई बहन ए आंसर बता रहे हैं वो क्या है? सही है। जंगल का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? अरण्य होता है। तो क्वेश्चन नंबर 11 में आपका क्या ऑप्शन सही होता है साथियों? ए ऑप्शन सही होता है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। उपयुक्त का विलोम है साथियों, एक शब्द दिया गया है उपयुक्त, और इसका विलोम क्या है? अब अच्छे से सोचिएगा, दिमाग लगाइएगा। ये क्या पेपर के अंदर ही आपको इसका आंसर मिलेगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका जो पेपर आता है ना, उसी के अंदर इसका आंसर लिखा हुआ होता है। कैसे? देखिएगा यहां पे,
चार ऑप्शन, तीन ऑप्शन देते हैं, फिर नीचे लिख देते हैं उपयुक्त सभी। क्या लिख देते हैं? उपयुक्त सभी। अब इसका मतलब अगर आपको पता है तो अपने आप पता चलेगा कि ऊपर वाले सभी, तो ये ऊपर वाले की बात कर रहा है। उपयुक्त का मतलब क्या होता है? ऊपर वाला। तो यहां पे निम्नलिखित आता है ना कि निम्नलिखित पद में से कौन सा सही है, तो निम्नलिखित का मतलब नीचे लिखे हुए, तो ये ऊपर वाला और ये क्या? नीचे वाला। तो विलोम आ रहा है या नहीं आ रहा है? आपको बिल्कुल आ रहा है। तो उपयुक्त का विलोम क्या हो जाएगा? निम्नलिखित हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 में आपका डी आंसर क्या होता है? सही होता है। जिस भी भाई ने क्या बताया है, जिस भी भाई ने डी आंसर बताया है वो क्या होता है? सही होते हैं। डी वाले क्या है भाई? सही है। अपनी पेपर शीट पर क्या 1 नंबर ऐड कर देंगे क्योंकि आपका प्रश्न क्या हुआ है? सही हुआ है। उसके बाद चलते हैं, सरल का विलोम है। बताओ भाई, ठीक है, ज्यादा पेपर कठिन नहीं है, बहुत ही क्या है? सरल है। तो अब तो बता दो सरल का विलोम क्या हो जाएगा? बोलते ही आ जाना चाहिए। जैसे ही सरल बोलो तो साथ में एक और शब्द आना चाहिए। क्या? हाँ, याद आ जाना चाहिए कि इसका विलोम क्या होगा। कठोर, सीधा, कठिन या उक्त कोई नहीं। बताएंगे यहां से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर आपका क्या राइट हो जाएगा? बिल्कुल, सरल का विलोम क्या होता है? कठिन होता है। ठीक है, सरल का विलोम कठिन, इजी हार्ड है, यानी कि आपको पता चल गया सरल का विलोम क्या होगा? कठिन होगा। कौन सा? कठोर नहीं होगा, कठिन होगा। ठीक है, तो यहां पे आपका ऑप्शन कौन सा राइट होना चाहिए? सी ऑप्शन आपका राइट होना चाहिए। जिस भी भाई बहन ने सी बताया है वो क्या है? सही है। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। जिसके आने की तिथि निश्चित ना हो को कहते हैं। साथियों, जिसके आने की कोई तिथि निश्चित न हो, कभी भी आ सकते हैं, उनको क्या कहा जाता है? अविश्वसनीय, कि विश्वास नहीं है यार ये तो कभी भी आ जाएगा। अकल्पनीय, अज्ञातवासी या अतिथि। जिसके आने की तिथि निश्चित ना हो उसको क्या कहा जाएगा? अविश्वसनीय, अकल्पनीय, अज्ञातवासी या अतिथि। क्या हो जाएगा आपका सही आंसर? क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर फटाफट से बताएंगे सही आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल अतिथि हो जाएगा। क्या? अतिथि। हम जिसे कहते हैं मेहमान। क्या? मेहमान। पावना। क्या? पावना। यानी कि आपके साथियों अतिथि क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। जिसके आने की तिथि निश्चित ना हो उसको अतिथि कहा जाएगा। लेकिन आजकल तो तिथि निश्चित होती है। ठीक है, हाँ, बुकिंग में चलती है कि क्या कल वो आने वाले हैं, परसों वो आने वाले। क्यों? हाँ भाई, पुराने जमाने के अंदर पता नहीं था तो कभी भी आ सकते थे, तो अतिथि होते थे और वो इंटरेस्ट ही अलग था। कभी भी कोई भी आ जाए यार, क्या पता। लेकिन अभी तो पहले से ही बता दिया जाता है कि उस दिन वो आदमी आने वाले हैं, वो भाई बहन आने वाले हैं। इनके अब अतिथि क्या है? पहले से तिथि बता के आते हैं भाई। ठीक है, तो यहाँ पे आपका डी आंसर राइट हो जाएगा। जो हमारी हिंदी है, एक शब्द के अंदर जिसके आने की तिथि निश्चित ना हो उसे हम अतिथि कहा जाएगा। तो यहाँ से डी आंसर क्या होता है? सही होता है। और डी बताने वाले भाई बहन भी सही होते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे यार देखिएगा, स्वर संधि का उदाहरण क्या है वो आपसे पूछा। चार आपको ऑप्शन के अंदर चार आपको विकल्प दिए गए हैं। क्या? हाँ, चार विकल्प दिए गए हैं। निम्न में से किस विकल्प के अंदर स्वर संधि हो रही है वो आपसे पूछा गया है। किस विकल्प में स्वर और स्वर का योग हो रहा है वो आपसे पूछा गया है। बताते हैं यहां से राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिएगा, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही, यहां पे आप बीच में से तोड़ोगे तो आपको यहां पे एक जगह तो क्या, एक जगह तो हो सकता है स्वर मिले या ना मिले, दोनों जगह स्वर नहीं मिलेंगे। यहां पे तोड़ोगे तो एक जगह स्वर मिलेगा, एक जगह नहीं मिलेगा। लेकिन यहां पे मिलोगे तो क्या होगा? दोनों जगह स्वर मिलेंगे। यानी कि स्वर और स्वर जुड़ रहा है। परम धन अणु, परमाणु, आ। ठीक है, यानी कि यहां पे क्या, यहां पे जगत ईसु का हरिश्चंद्र, यानी कि यहां पे आपको नहीं मिल रहा है। लेकिन स्वर संधि में स्वर प्लस स्वर जुड़ते हैं, यानी कि यहां पे परम धन अणु, परमाणु। ए आंसर क्या होता है आपका? ए आंसर यहां से सही होता है। परमाणु के अंदर कौन सी संधि होगी? तो आप कहेंगे परमाणु में स्वर संधि होगी। कौन सी? स्वर संधि। तो स्वर और स्वर का योग होता है, वर्णों का योग होता है। वर्णों का योग कितने प्रकार से? 6 प्रकार से होता है वर्णों का योग। स्वर संधि कितने प्रकार की? 5 प्रकार की। टोटल संधि 3 प्रकार की। सब आपको समझाए थे अच्छे से। अगर अभी तक नहीं देखा है, अभी तक नहीं समझाए, लास्ट में जुड़े हो, अभी ज्वाइन किया है, तो चैनल पर आपको क्या मिलेगी? चैनल पर आपको अलग अलग प्लेलिस्ट मिली होगी प्रत्येक सब्जेक्ट की। तो वहां जाके क्या अपनी क्लासेज को कवर कीजिएगा। फिलहाल यहां पे जिसने भी ये आंसर बताया वो क्या होते हैं? सही होते हैं। रात दिन में कौन सा समास है? साथियों, रात दिन के अंदर कौन सा समास है वो आपसे पूछा गया है। यहां पे तो आपको एक चिन्ह भी मिल गया है, तो आराम से आप क्या कर सकते हैं? बता सकते हैं रात दिन में कौन सा समास हो जाएगा। यहां से बता देंगे द्वंद्व है। ये भाई आप कहेंगे ऐसा कैसे लिखवा यार, अपना क्या, हाँ इतना अच्छा भी सिस्टम नहीं है, लेकिन मैंने कहा था कर्सर मिस्टेक है, बट आपको थोड़ा ध्यान रखना है। ये द्वंद्व लिखा हुआ है, तत्पुरुष है, बहुव्रीहि है या द्विगु है। बताएंगे रात दिन, यानी कि रात और दिन, या रात या दिन। तो बताएंगे रात दिन में कौन सा समास हो जाएगा। बिल्कुल मेरे भाई बहन यहां से सही बता रहे हैं कि द्वंद्व समास होता है रात दिन में। तो क्या होता है आपका? ए आंसर राइट होता है। कल मैंने क्या कराया था? नीलकंठ कराया था या नीलकमल। ठीक है, मुझे क्या है थोड़ा सा यहाँ पे डाउट है,
ठीक है, तो मैंने आपको, हाँ आपका कहना, मैंने अब देखा बाद में नीलकंठ कराया था मैंने। साथियों नीलकंठ के अंदर कौन सा समास होता है? बहुब्रीहि समास होता है। नीला है जिसका कंठ, यानी कि शिव शंकर भगवान के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। नील कमल के अंदर होगा कर्मधारय, ठीक है। आई थिंक मैंने वहां पे कर्मधारय सोच लिया था, ध्यान नहीं रखा, तो मैंने आपको क्या करा दिया, मैंने आपको वहां पे कर्मधारय बता दिया था। लेकिन याद रखेंगे साथियों, नीलकंठ यानी कि नीला है जिसका कंठ इशारा दे रहा है शंकर की ओर, तो बहुब्रीहि होगा। नील कमल मिले तो विशेषता बता रहा, नीला कमल, नील कमल, तो वहां पे आपका कौन सा होगा? कर्मधारय होगा। तो इस चीज का आप क्या करेंगे भाइयों? ध्यान रखना है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जिनको ध्यान रहा था उनको बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, अच्छे से आप मेहनत कर रहे हैं। देखिएगा, अव्ययी भाव समास का उदाहरण है, कौन से के अंदर 4 विकल्प दिए गए, माखन चोर, आजन्म, माता पिता, त्रिलोचन। कौन से में अव्ययी भाव समास है? अव्यय आ रहा है। अव्ययी भाव समास की क्या विशेषता होती है? याद कीजिएगा, आपको अपने आप पता चल जाएगा। मैंने क्या बताया था आपको अव्ययी भाव समास के अंदर? कौन से समास के अंदर, कौन से विकल्प में आपको अव्ययी भाव समास मिलेगा? बिल्कुल, क्या? आजन्म, जन्म तक, क्या? आजन्म, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर आपका बी आंसर क्या होता है? राइट होता है। जिसने भी बी बताया वो क्या है? सही है। आजन्म के अंदर कौन सा समास है? आप कहेंगे आजन्म के अंदर अव्ययी भाव समास है, तो आपका बी आंसर यहां से क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब चलते हैं, बिल्कुल जो भी भाई बहन बी बता रहे हैं सभी क्या है? एकदम सभी सही है साथियों, बिल्कुल बिल्कुल आप सभी क्या है? सही है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 18, अध खिला शब्द में कौन सा उपसर्ग है? साथियों आधा खिला हुआ है, क्या है? आधा खिला हुआ है, अध खिला है, क्या है? अध खिला। तो पढ़ते ही पता चल गया कि उपसर्ग तो कौन सा है। अध खिला शब्द में कौन सा उपसर्ग है? 3 सेकंड के प्रश्न होते हैं ये, ठीक है। प्रश्न पढ़ने में टाइम लगता है, इनके आंसर में टाइम नहीं लगता है। तो बताएंगे अधखिला शब्द के अंदर कौन सा उपसर्ग हो जाएगा? अद्यय, अति, अद या आदि। यहां आपको टाइप करने में टाइम लग सकता है, तो आप बताएंगे अधखिला शब्द के अंदर कौन सा उपसर्ग होगा। क्वेश्चन नंबर 18 में बिल्कुल अध है, क्या है? अधखिला, अध, अध उपसर्ग लगा हुआ है। कौन सा? अध उपसर्ग लगा हुआ है, इनकी सी आंसर आपका क्या होता है? राइट होता है। जिसने भी क्या टाइप किया है कमेंट के अंदर 18 सी या 18.c क्या है या सी 18 क्या है, वो क्या है? वो बिल्कुल सही है। 18वें क्वेश्चन में क्या आंसर सही होता है? सी आंसर सही होता है। हाँ हाँ भाई जी, ठीक है। अगर आपने अध लिखा है तो भी क्या है? आप सही है। तो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 19, मृत्युंजय शब्द में कौन सा समास है? देखिएगा, यहां पे बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं, तो एक बार क्या करेंगे, एक तो होता है धनंजय, क्या होता है? एक तो होता है धनंजय, तो धनंजय और मृत्युंजय में क्या होते हैं? आप कंफ्यूज होते हैं, तो ये डाउट भी आपका दूर करेंगे। एक दिन धनंजय भी लेके आएंगे। फिलहाल आपको याद रखना मृत्युंजय के अंदर कौन सा शब्द समास होता है, ठीक है। मृत्युंजय, मृत्युंजय, जय। देखिएगा, शब्द का अर्थ निकालने की कोशिश कीजिएगा, पता चल जाएगा कि इसमें कौन सा समास है। मृत्युंजय में कौन सा समास होगा? द्वंद्व, अव्ययी भाव, तत्पुरुष, बहुब्रीहि। बताएंगे साथियों मृत्युंजय, क्या? जिसने मृत्यु को जीत लिया, मृत्युंजय यानी कि मृत्यु पर जय प्राप्त कर ली है, मृत्यु को जीत लिया है। मृत्यु पर क्या कर ली? जय प्राप्त कर ली है, मृत्यु पर जय, मृत्युंजय। तो क्या होगा? हाँ, किसने किया? मृत्यु पर, यानी कि तीसरे की ओर। दोनों अर्थ क्या है इसमें? प्रधान है, तीसरे की ओर, यानी कि दोनों की नहीं, तीसरा ही, कुछ तीसरा ही अर्थ निकलेगा। दोनों की बात तो है यहां पे, लेकिन अर्थ कोई तीसरा ही दे रहा है। क्या? शिव शंकर के बारे में बता रहा है। किसके? शिव जी के बारे में बता रहा है। मृत्युंजय, जिसने मृत्यु पर जय प्राप्त कर ली है, कौन सा समास है? बहुब्रीहि है, जो क्या? किसी तीसरे की ओर संकेत करता है, दोनों को छोड़ के किसी तीसरे की ओर संकेत करता है, बहुब्रीहि हो जाएगा। तो यहां से आपका आंसर क्या होना चाहिए? डी आंसर आपका, बिल्कुल सभी का डी आंसर क्या होना चाहिए? सही होना चाहिए। उसके बाद चलते हैं निस्संदेह। हम इसको दैनिक भाषा में क्या बोलते हैं? निसंदेह बोलते हैं। लेकिन मैंने आपको संधि के अंदर पढ़ाया था कि इसको निस्संदेह, निःशुल्क, ऐसे मैंने आपको लिखाए थे कि वो होते हैं शुद्ध शब्द। तो यहाँ पे निस्संदेह यानी कि निस्संदेह का संधि विच्छेद क्या होगा, वो आपसे पूछा गया। विसर्ग हटता है तो कुछ आ रहा था, तो वो क्या आ रहा है वो आपको बताना है, ठीक है। अरे यार आ रहा है वो तो दिख दिया, आधा श आ रहा है, ठीक है, यानी कि विसर्ग संधि होगी। तो अब बताएंगे यहाँ पे क्या होगा, निस्संदेह का संधि विच्छेद क्या होगा, वो आपसे क्या है पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 20 में। बिल्कुल निसंदेह, निधन संदेह, निधन दे, निधन दे या निधन संदेह, यानी कि यहाँ पे विसर्ग आएगा। क्या? नी के बाद विसर्ग आएगा, फिर संदेह होगा। ये विसर्ग फिर किस में बदलेगा? आप कहेंगे फिर ये विसर्ग कहां गया? विसर्ग इस आधे 6 के अंदर बदल जाएगा, निस्संदेह बन जाएगा। यानी यहाँ पे आपका, हाँ निस्संदेह भी लिखते हैं जो भी सही माना जाता है, लेकिन शुद्ध रूप निस्संदेह है। तो यहाँ पे क्या, हाँ, और शब्द शुद्धि में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, वहां पे क्या दिया हुआ है वो याद करना है। तो निस्संदेह, निधन संदेह होगा। क्या होगा? निस्संदेह के अंदर कौन सा संधि विच्छेद, इसका क्या संधि विच्छेद होगा? निधन संदेह होगा। तो क्वेश्चन नंबर 20 के अंदर आपका सी आंसर क्या होता है? सही होता है। जिसने भी सी बताया वो क्या है? सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर।
अर्ध विराम चिन्ह होता है साथियों। एक तो होता है पूर्ण विराम, एक क्या होता है अर्ध विराम। तो यहां पे आपसे पूछा अर्ध विराम चिन्ह कौन सा है, बताएंगे। क्या ये वाला अर्ध विराम चिन्ह है, एक डॉट एक कॉमा, या फिर ये कॉमा है, या फिर दो डॉट एक, या फिर क्या दो डॉट वाले, बताएंगे। विसर्ग वाले ऐसे ऐसे होते हैं ना, ये वो है, ठीक है। और ये है दूसरे वाले, तो बताएंगे यहां से अर्ध विराम चिन्ह कौन सा होता है। अर्ध विराम चिन्ह कौन सा होगा, पूर्ण विराम की बात नहीं कर रहा है, अर्ध विराम की बात कर रहा है, तो अर्ध विराम कौन सा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 के अंदर आप क्या बता रहे हैं, ए, बिल्कुल ए वाले क्या है, सही है, ये होता है आपका अर्ध विराम चिन्ह। तो यहाँ पे जिसने भी ए बताया है वो क्या है, वो सही हो जाएंगे, याद रखेंगे। एक डॉट एक कॉमा क्या है, अर्ध विराम चिन्ह है, थोड़ा सा रुकना है, पूरा नहीं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 21 में ए राइट। हाथ में लेकर चलाने वाले हथियार के लिए एक शब्द होगा साथियों। क्या हथियार होते हैं, ठीक है, दो तरह के, एक को आप अस्त्र कहते हैं, एक को शस्त्र कहते हैं। अस्त्र शस्त्र कहते हैं ना, इनकी वो हथियार। तो हाथ में लेकर चलाने वाले हथियार को, जिस हथियार को फेंका नहीं जाता है, हाथ में लेकर चलाया जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है, ठीक है, वो आपको बताना। जैसे आपकी तलवार हो गई, जो क्या हाथ में लेके चलती है, फेंकते नहीं है। भाले को फेंका भी जाता है और हाथ से भी वैसे चलाते हैं, आपने युधिष्ठिर को देखा होगा और महाराणा प्रताप को भी देखा होगा। क्या, हाँ, ठीक है, भालो फेंक्यो महाराणा जद ओदो टूटियो जाए, ठीक है, बिल्कुल, तो आपको पता होगा। तो देखिए हाथ में लेकर चलाने वाले हथियार के लिए एक शब्द होगा, वो ऐसा कौन सा, यानी कि हाथ में लेकर जो हथियार चलाए जाते हैं उन्हें हिंदी में एक शब्द में क्या कहा जाएगा, बिल्कुल शस्त्र कहा जाएगा। जो भी शस्त्र बता रहे हैं वो क्या राइट है, फेंक के चलाएंगे तो उनको हम अस्त्र कहेंगे, वस्त्र नहीं कहते हैं, वस्त्र पहनने वाले होते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। यहां पे क्या राइट हो जाएगा, शस्त्र राइट हो जाएगा। हाथ में लेकर चलाने वाले हथियार को क्या कहते हैं, हाथ में लेकर चलाने वाले हथियार को शस्त्र कहा जाएगा। तो डी आंसर आपका क्या है, सही है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, सही बात है साथियों। जो आपके सामने है उसके लिए आपको क्या प्रूफ चाहिए, वो खुद आपके सामने खड़ा है, इनके प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। इसके लोकोक्ति है, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है, प्रचलित अर्थ क्या है, अर्थ तो आपको दे दिया है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। कौन सी लोकोक्ति का अर्थ है ये, वो आपसे पूछा गया। इसके लिए कौन सी लोकोक्ति का प्रयोग किया जाता है, किस लोकोक्ति का अर्थ है कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। हथेली पर सरसों उगाना कठिन कार्य किया जा रहा भाई यहाँ पे, ठीक है। हाथ कंगन को आरसी क्या, हाथी के दो तरह के दांत, खाने के अलग दिखाने के अलग, हाथी का बोझ हाथी ही उठाता है, बताएंगे राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बिल्कुल हाथ कंगन को आरसी क्या। साथियों देखिएगा, अगर आपके बाल कैसे बने हुए ये देखना हो तो आप बिल्कुल क्या आरसी दर्पण का प्रयोग करेंगे, अपना मुंह जाके देखेंगे कि मैं फूटरा लग रहा हूं या नहीं, अच्छा लग रहा हूं या नहीं, ठीक है भाई, हाँ। तो लेकिन साथियों देखिएगा, आपने हाथों में, आप नहीं पहनते हैं वैसे हाथों में कंगन, ठीक है, जो पहनते हैं उनके लिए बात कर रहा हूं। तो देखिएगा, हाँ बिल्कुल, बहनें भी है जो पहनती है। हाथ कंगन को आरसी क्या, साथियों हाथों में आपने कंगन पहने हुए तो आपको कांच की जार क्या जरूरत है कि वो कैसे दिख रहे हैं, यार हाथ तो आप सीधे देख पा रहे हो नहीं, क्योंकि वो आपके सामने प्रत्यक्ष है, तो उसको प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं है। क्या है, लोकोक्ति है। हाथ कंगन को आरसी क्या, जिसका क्या अर्थ निकाला जाता है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। तो आपका यहां से बी आंसर क्या होता है, बी आंसर राइट होता है। क्वेश्चन नंबर 23 के अंदर बी आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24। ओछे की प्रीत बालू की भींत, क्या बात है साथियों, ओछे आदमी की जो प्रीत होती है ना वो बालू की भींत के समान है। तो इसका अर्थ क्या होता है, अब जो आपको समझ में आ गया होगा, ओछे की प्रीत बालू की भींत, ओछेरी प्रीत बालूरी भीत है। क्या है, ओछेरी प्रीत बालूरी भीत, यानी ओछे की प्रीत है वो बालू की भीत के समान होती है। देखिएगा, ओछा व्यक्ति है ना उसके प्रीत, यानी ओछे व्यक्ति से दोस्ती करते हैं ना, वो कैसी होती है, बालू की भींत। जो रेत की दीवार, रेत की दीवार कितने टिकेगी यार, नहीं टिक पाएगी, ठीक है, यानी ओछे व्यक्ति से दोस्ती नहीं टिक पाएगी। यानी आपका आंसर क्या राइट हो गया, तुच्छ व्यक्ति के साथ मित्रता नहीं निभ सकती। तो उस व्यक्ति के साथ आप क्या मित्रता नहीं निभा सकते, ज्यादा समय तक वो मित्रता नहीं चल पाएगी, तुच्छ व्यक्ति के साथ मित्रता नहीं निभ सकती। विपत्ति झेलने को तैयार, थोड़ी सी वस्तु के लिए चाह धोखा नहीं। साथियों यहाँ पे क्या ए आंसर आपका राइट हो जाएगा, तुच्छ व्यक्ति के साथ मित्रता नहीं निभ सकती। तो जिस भी भाई बहन ने यहाँ पे ए आंसर बताया है वो क्या होते हैं, वो सही होते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। क्या, अगले प्रश्न पर क्या, कौन सा शब्द शुद्ध है, शुद्ध शब्द कौन सा है। अब आप कहेंगे हमें तो सब अशुद्ध लग रहे हैं, एक भी शुद्ध नहीं है। बिल्कुल साथियों, एक भी शुद्ध नहीं है, तो एक मैं यहाँ पे क्या करता हूं, शुद्ध लिख देता हूं। अब बताओ खुद, ये साथियों देखिए, इसका पर द आधा है वह नीचे जाएगा, द आधा वह नीचे जाएगा। अब कंप्यूटर के अंदर जब लैपटॉप में टाइप किया तो वहां पे तो नहीं जा सका भाई, ठीक है, हाँ। तो अभी आपको यहाँ पे क्या करना है, ध्यान रखना है, ये कैसे लिखा जाएगा, इसको आप एनालिसिस करेंगे, देखेंगे तो ये ऐसे लिखा हुआ है, तब बताएंगे ये ऐसे लिखा हुआ है, ये ऐसे ही लिखा हुआ है, ठीक है, पूरा का पूरा बिल्कुल। और ये क्या लिखा हुआ है, ये ऐसे लिखा हुआ है, और ये क्या,
ये ऐसे लिखा हुआ था, बताएंगे यहां से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। द्वंद्व शब्द है वो शुद्ध किस रूप में लिखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 के अंदर आपका क्या आंसर राइट होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 25 में बिल्कुल ए वाला राइट होगा, इसे लिखा जाएगा। जो ये कह रहे हैं वो क्या है, गलत है। द्वंद्व कैसे लिखा जाता है, द, ठीक है, द्वंद्व, यानी कि ऐसे लिखा जाएगा द्वंद्व। ये क्या होता है, ये आपका राइट होता है, ये शुद्ध शब्द है। तो यहाँ पे जिसने भी ए आंसर बताया है वो क्या है, वो सही है। ए वाले भाई बहन क्या होते हैं, सही होते हैं। और उनको यहाँ पे क्या बहुत ही बड़ा प्राइज मिलता है। क्या प्राइज, 26वां क्वेश्चन मिलता है उनको प्राइज के रूप में। बताओ आंसर बताओ। हाँ, क्वेश्चन नंबर 26वें का आंसर बताओ भाई, क्या हो जाएगा। कौन सा वाक्य शुद्ध है। क्यों नहीं सुन रहे हो, बहरे हो क्या। क्यों नहीं सुन रहे हो, स्टॉप लगा, बहरे हो क्या। क्या बहरे हो, सुन क्यों नहीं रहे, या फिर सुन क्यों नहीं रहे, बहरे हो क्या, या बहरे हो सुन नहीं रहे। क्या हो जाएगा, कौन सा वाक्य शुद्ध है। एक बार आप पढ़िएगा, आपको पता चल जाएगा कौन सा वाक्य यहाँ पे शुद्ध है। क्यों नहीं सुन रहे हो, नहीं भाई गलत है, ठीक है। क्या बहरे हो, क्या बहरे हो, नहीं भाई। सुन क्यों नहीं रहे, गलत हो गया। सुन क्यों नहीं रहे, बहरे हो क्या। सुन क्यों नहीं रहे, बहरे हो क्या। बिल्कुल ये क्या हो जाएगा, आपका राइट हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 26 के अंदर आपका बिल्कुल जो सी बता रहे हैं ना, सुन क्यों नहीं रहे, बहरे हो क्या, पीछे क्वेश्चन मार्क भी आएगा, ध्यान रखना, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो देखिएगा, सुन क्यों नहीं रहे, बहरे हो क्या, यानी कि क्वेश्चन नंबर 26 में आपका क्या सी आंसर यहाँ से राइट हो जाएगा। जिस भी भाई भाई ने 26 में सी बताया वो क्या हो गए, वो सही हो गए। और जीतते हैं क्या है, आप सबको पता है कि आपने क्या जीता है। अगले वाला प्रश्न जीता है तो अगले वाला प्रश्न भी आपको क्या बता दिया जाता है। दीक्षांत है, क्या है, दीक्षांत लिखा हुआ है, दीक्षा का अंत हो रहा है, क्या दीक्षांत। देखिएगा, हाँ, नाम के अंदर ही संधि आपको मिल जाएगी अगर अच्छे से आपको क्या है उस चीज का नॉलेज है तो दीक्षांत का संधि विच्छेद क्या होगा वो आपसे पूछा गया है। दीक्षांत का संधि विच्छेद क्या होगा, दीक्षांत का संधि विच्छेद क्या होगा। दीक्षा धन अनंत, दीक्षा धन अंत, दीक्षा धन अनंत, दीक्षा धन अनंत। क्या हो जाएगा यहां से राइट आंसर क्या हो जाएगा, दीक्षांत, दीक्षांत यानी कि दीक्षांत। क्या दीक्षांत, अच्छे से पढ़िएगा, दीक्षांत, दीक्षांत यानी कि क्या आ रहा है, दीक्षा धन अंत आ रहा है, कि बी आंसर आपका क्या हो रहा है, यहाँ पे राइट हो रहा है। दीक्षांत का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, दीक्षा धन अंत होगा, दीक्षांत का संधि विच्छेद। तो बी आंसर आपका क्या हो गया, सही हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28, कौन सा शब्द शुद्ध है। एक और आपसे शुद्ध शब्द पूछ लिया गया है जो आपके लिए क्या है, कमेंट वाक्य है। क्योंकि इसमें आप क्या कंफ्यूज हो जाते हो, भोले भाले बच्चे, भाई भोले भाले नहीं है लेकिन समझदार है, बहुत समझदार है। लेकिन समझदार कौन है, जिनका आंसर सही हो रहा है, जिनका गलत हो रहा है वो क्या मूर्ख है, वो मूर्ख नहीं है, थोड़े से भोले है यार, कोई बात नहीं, भूल हो जाती है, गलत हो जाता है। तो ये आपके लिए क्या है, वो भोलेपन को दूर करने के लिए ये क्वेश्चन क्या है, अभी मत बताना भाई, कमेंट में लिखना बाद में, इंपोर्टेंट है। सही शुद्ध शब्द कौन सा है। देखिए अब ऐसे मत कर देना कि मेरे को ये सही लग रहा है तो ये शुद्ध है, किताब के अंदर देख के ही बताना है। हाँ, आप कहेंगे देख के बताना है, बिल्कुल देख के बताना है। यहाँ पे अगर आप सौहार्द लिख देंगे ना तो आपको एग्जाम में भी सी करेंगे, आपको क्या पता ये सही है या गलत है। कंफर्म कीजिएगा, बुक में आप कंफर्म कीजिएगा कि इसका तो सही आंसर क्या यही होता है। तो फिर आप क्या करेंगे, हाँ, फिर आप यहां पे आके बी टिक करेंगे या बताएंगे कि ये सही शुद्ध है। तो एग्जाम में आपको याद रहेगा कि मैंने ये देखा था, किताब में देखा था और फिर वहां पे कमेंट किया था कि ये सही हो रहा था, तो वो आप भूलेंगे नहीं। तो 28वां क्वेश्चन हो गया है आपके लिए क्या, गिफ्ट हो गया है। अब 29वां क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, अग्नि का पर्यायवाची शब्द है, अग्नि, ठीक है, अग्नि का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, बताएंगे फटाफट से, 3 सेकंड मिलेंगे इस क्वेश्चन के लिए आपको। अग्नि का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, बताएंगे फटाफट से, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। उसके बाद चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। सुधा, पावक, मंदाकिनी या तन्या। बिल्कुल पावक क्या हो रहा है, सही हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 29 में आपका कौन सा आंसर सही होगा, बी आंसर सही होगा, पावक। क्या हो जाएगा, अग्नि का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, पावक होगा। तो यहां से बी आंसर आपका क्या होता है, बी आंसर आपका राइट होता है। जिस भी भाई बहन ने बी बताया है, हाँ, वो राजस्थानी शूरवीर, क्या राजस्थानी शूरवीर ने बी आंसर बताया सही, वो क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30। अरे यार ये क्या हो रहा है, उल्टी गंगा बहाना, ये कब से उल्टी गंगा बहाना, उल्टी गंगा बहाना का अर्थ क्या होगा, क्या भाई ये क्या हो रहा है, उल्टी गंगा बहाना का अर्थ क्या होता है, बताएंगे क्या हो रहा है। हाँ, समझ गए होंगे आप, गंगा कैसे बह रही है, उल्टी बह रही है। क्या ऐसा हो सकता है क्या, जो नियम है वो तो रहने वाला, गंगा कहां से, हाँ, उसका जो प्रवाह है वो कैसे बहेगी, आप उसको उल्टा मोड़ सकते हो क्या, नहीं। इनकी यहाँ पे क्या हो रहा है, उल्टी गंगा बहना, ये किस अर्थ में प्रयुक्त किया जाता है वो आपसे पूछा गया। बहुत अधिक अंतर होना, यहाँ पे कहां अंतर की बात की, उदासीन, उदासीन होना तो, या उदासीन होता तो उल्टी गंगा थोड़ी बात है यार, नहीं भाई, साफ इंकार, काय का इंकार, भाई नियम विरुद्ध कार्य हो रहा है। क्या हो रहा है,
रहा है, नियम विरुद्ध कार्य हो रहा है। गंगा को आप मोड़ रहे हो, जहां से आ रही है वहीं पे वापस भेज रहे हो, ठीक है। उनकी जो नियम ही नहीं है, वो तो आएगी तो आगे जाएगी ना, लेकिन यहाँ पे आप उल्टी बहा रहे हो, जहां से नहीं बहती है वहां से बहा रहे हो। उनकी उल्टी गंगा बहाना, उल्टी गंगा बहाना इनकी जो नियम है ना, गंगा जिस प्रकार बहती है वो उसका नियम है, लेकिन आप उसके उल्टी बहा रहे हो, इनके नियम के विरुद्ध काम कर रहे हो। क्या कर रहे हो? नियम के विरुद्ध काम कर रहे हो। तो क्वेश्चन नंबर 34 के अंदर आपका क्या आंसर हो जाएगा? सी आंसर राइट हो जाएगा। उल्टी गंगा बहाना का अर्थ क्या होगा? नियम विरुद्ध कार्य करना। तो यहां पे सी आंसर जिसने भी बताया वो राइट है, और उनके लिए गिफ्ट है। ये क्या आप अपने अपने स्कोर शेयर करेंगे? यहां से मैं एक बार देख लूं किसके कितने सही हो रहे हैं। एक बार फटाफट से स्कोर बताएंगे आप सभी के कितने सही हो रहे हैं भाई यहां से, ठीक है। गिफ्ट ये मिलेगा कि एग्जाम में अच्छे नंबर आएंगे तो पास हो जाओगे, तो क्या कैरियर बन जाएगा 2 साल में भाई, ठीक है। नहीं तो क्या, हाँ, कॉलेज के धक्के खाने पड़ेंगे भाई, ठीक है। 5-5 साल की डिग्रियां करनी पड़ेगी। लेयर क्लासेज यूनिवर्सिटी, और अच्छा ये तो भाई एड्रेस है, प्रसन्न नहीं है। तो बताओ साथियों आपके स्कोर यहां से कितने मिल रहे? बिल्कुल मैं देख पा रहा हूं सभी के क्या है, बहुत अच्छे स्कोर बन रहे साथियों। जिसके भी 28 प्लस आ रहे हैं उनको कहूंगा बस लगे रहो और लगे रहो, ठीक है। हाँ, 30 बाबा 30 करके रहना है, ठीक है। और जिनके भी 25 प्लस राइट हुए, बहुत ही अच्छी बात है। क्या कीजिए, थोड़ी सी और मेहनत कीजिएगा, और थोड़ी सी और मेहनत करके क्या, हाँ, अपने जो दूसरे भाई बहन जो 30 में से 30 ला रहे हैं, 28 ला रहे हैं, 29 ला रहे हैं, उनकी तरफ आना है, उनके साथ मिलना है, ठीक है। तो यहां से साथियों आपके क्या बहुत ही अच्छे स्कोर आ रहे हैं, खुशी हुई है। तो देखिएगा भाई, ये आज की हमारी देवनागरी एक्सप्रेस थी, पूरे जोश जुनून और मोटिवेशन के साथ क्या चलाने की कोशिश की है। पास वाले भाई बहनों को भी, हाँ, मेरे यहाँ पे जो पास वाले लोग हैं उनको भी पता चल गया कि क्या वास्तव में कुछ बड़ा काम हो रहा है, क्लास हो रही है, इतना जोश कैसे, ठीक है। तो आपको भी जोश रखना है, मोटिवेशन रखना है, जुनून रखना है, ठीक है, ताकि क्लास क्या हो, अच्छे से समझ में आ सके, पूरी यूं क्या बोरिंग ना लगे। तो अब साथियों अगर क्लास क्या आई है, पसंद आई है आपको, ये देवनागरी एक्सप्रेस पसंद आई है, इसकी गति पसंद आई है, इसका जो मटेरियल है वो पसंद आया, क्वालिटी पसंद आई है, गुणवत्ता पसंद आई है, तो क्या कर देंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे। जो भाई बहन चैनल पर नए हैं आपका हार्दिक स्वागत है। क्या कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही एक्सप्रेस का हॉर्न बजे तो क्या आपको सुनाई दे सके इस एक्सप्रेस का हॉर्न, ताकि आप क्या आ सके और क्या इसमें सफर कर सके। इनकी बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। अब हम क्या करेंगे साथियों, हम चलते हैं, मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए खुश रहिए, अच्छे रहिए। जय जय राजस्थान, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। यदि आप एसएससी, बैंक, रेलवे, डिफेंस या राजस्थान भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आज ही लाहर क्लासेज को सब्सक्राइब कीजिए।